Assalamu alaikum students, myself Ulfat Guzar. Today we are going to discuss a new topic, that is National Health Policy 2017. So this topic is from Community Health Nursing. This is included in Community Health Nursing Unit 3rd of FMPA second year. This can be also referred by other students who are having also the same syllabus. So today we will be discussing about the National Health Policy 2017. I will be telling you there are national health policies, or there are so many national health policies which have been framed yet till 2017. So I will be explaining what is national health policy, why there is a need. This topic is very detailed topic, so I have divided it into many parts. So let us begin with the national health policy. As we know, a health policy generally describes fundamental principles regarding which health providers are expected to make value decisions. यहाँ पे मैं आपको सिंपल वर्ड में हर एक स्लाइड समझाऊंगी कि हेल्थ पॉलिसी जो होती है, कोई भी पॉलिसी क्यों बनती है। हम बोलते हैं कि पॉलिसी फ्रेम होगी, उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, या उन्होंने कोई पॉलिसी एक्चुअली एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, जिनके अंडर फिर एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसको उन्हीं रूल्स, उन्हीं पॉलिसीज के अंडर, उन्हीं के हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग हेल्थ के रिगार्डिंग करने होते हैं। ऐसे ही हम रैंडमली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे पास फ्रेमवर्क पॉलिसीज होती है, हमें वही फॉलो करनी होती है। हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड्स a broad framework of decisions for guiding health actions that are useful to its community in improving their health, reducing the gap between the health status of haves and have-nots, and ultimately contributes the quality of life। इसका मतलब है हेल्थ पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती है वो फ्रेमवर्क, वो प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है हेल्थ एक्शंस करने के लिए, वो एक्शंस, वो काम करने के लिए जो एक कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी के लोगों के लिए, कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हमें हेल्थ स्टेटस क्या, कितना अचीव है, कितना अचीव किया है, हैव नॉट कितना नहीं किया है, ये पता चलता है। और अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। जब हमें प्रॉपर पॉलिसी होगी, हम वही फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। The National Health Policy of 1983 and National Health Policy of 2002 have served well in guiding the approach for health sector in 5-year plans. Now, 14 years after the last health policy, a new is introduced. जो सबसे पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब आई थी, 1983 में। फिर उसके बाद 2002 में। अब 14 साल की गैप के बाद जो क्या कहते हैं इसको, तब तक ये जो पॉलिसीज इन्होंने बहुत गाइड किया हमें, जो डिफरेंट हर 5-5 साल के बाद जो प्लान बनते हैं, हेल्थ प्लान बनते हैं, हमें नेशनल पॉलिसी ने बहुत मदद किया हेल्थ अप्रोच में, हेल्थ सेक्टर में। लेकिन अब 14 साल के बाद 2017 में जो ये नई पॉलिसी आई, ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई। The primary aim of the National Health Policy 2017 is to inform, clarify, strengthen, and prioritize the role of the government in shaping health systems in all its dimensions. तो प्राइमरी एम, जो मेन एम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन है कि लोगों को पहले इंफॉर्मेशन दे, जो इंफॉर्मेशन जिसको क्लेरिफाई करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, प्रायोरिटाइज करना, पहले जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को इम्पोर्टेंस देना। एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन शेपिंग हेल्थ सिस्टम इज इन ऑल इट्स डायमेंशन। और गवर्नमेंट की मदद करना कि वो हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव करे, शेप दे, हर किसी डायमेंशन, चाहे वो सोशल, फिजिकल, जो भी डायमेंशन हो, इकोनॉमिक डायमेंशन हो, उसमें उनको शेप करने में मदद करे। नाउ नीड ऑफ ए न्यू हेल्थ पॉलिसी। अगर 1983 में नई एक बनी थी, 2002 में, अब 2007, क्यों नीड ऑफ ए पॉलिसी क्यों होती है? हम क्यों नई नई पॉलिसीज बनाते, क्यों? हेल्थ प्रायोरिटीज आर चेंजिंग, देयर इज ग्रोइंग बर्डन ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सम इन्फेक्शियस डिजीज। क्योंकि हेल्थ में जो प्रायोरिटीज, हेल्थ की प्रायोरिटीज होती है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो रही है। आजकल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा है, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीजेस बहुत ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली जब डिजीज़ का बर्डन चेंज हो गया तो पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। अराइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ enables enhanced fiscal capacity,
Therefore, a new health policy responds to these contextual changes is required. So, ये सिंपल पॉइंट यहाँ पे क्या है, राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे की नीड, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो फिजिकल प्लानिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, मीन्स बजटिंग वगैरह बढ़ती है। जो चीज़ आज से 20 साल पहले हमें 1 लाख में मिलती थी, जो इक्विपमेंट 1 लाख में, वो आज 2 लाख में मिलेगा, लेकिन वो जो 2 लाख वाला इक्विपमेंट होगा थोड़ा सोफेस्टिकेटेड होगा, तो बजट भी, हमें जो बजट प्लान है, फिजिकल कैपेसिटी और फिजिकल मीन रिलेटेड टू द बजटिंग मनी, तो वो भी हमें चेंज करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली पॉलिसी भी चेंज होती है। Growing incidences of catastrophic expenditure due to health care costs, which are presently estimated to be one of the major contributors to poverty, means growing incidence जो रेट बढ़ रही है, जो ग्रेड बढ़ रही है, इंसिडेंस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूज जो इंक्रीज हो रहा है, किसका, एक्सपेंडिचर इसका, क्योंकि हेल्थ केयर का जो कास्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, हेल्थ बहुत महंगा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, क्या होता है, हेल्थ बहुत महंगा हो गया है, तो उसकी वजह से जो डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या होता है, विच आर प्रेजेंटली एस्टिमेटेड टू बी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू पोवर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है, पोवर्टी बढ़ती है। तो पोवर्टी बढ़ने की वजह से लोगों को जब हेल्थ पे ज़्यादा कॉस्ट, ये क्या कहते हैं इसको, ज़्यादा कॉस्ट उस पर खर्च करना पड़ता है हेल्थ के लिए, उनको ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, तो व्हाट हैपन्स, जो हेल्थ होता है, हेल्थ हेल्थ केयर जो हो गया बहुत महंगा हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, पोवर्टी भी बढ़ गई। तो हेल्थ की वो बढ़ गई, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि इंसिडेंट जो होती है वो, देयर इज द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, मीन्स कि सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, हेल्थ कॉस्ट का जो एकदम से बढ़ जाता है, उसकी वजह से हेल्थ केयर ज़्यादा महंगा होता है, प्रेजेंट उसकी वजह से क्या होता है, पुअर्टी ज़्यादा होती है, तो हमें नीड होती है किसकी, ये पॉलिसी चेंज करने की। नेक्स्ट इज द इमरजेंस ऑफ ए रोबस्ट हेल्थ केयर, the emergence of a robust healthcare industry estimated to be growing at double digit, means strong जो होता है ना, robust means बहुत ज़्यादा strongly, emergence of a strong healthcare industry जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वाइगसली बढ़ रही है, तो जो बहुत रिच और मतलब जो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ये बहुत वाइगरसली बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मतलब कि हेल्थ सेक्टर बहुत फैल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो हमारी नीड ऑफ पॉलिसी फ्रेमिंग भी बढ़ रही है। Now, objectives. What are the objectives of this policy? Improve health status through concerted policy action in all sectors and expand preventive, promotive, curative, palliative and rehabilitative services provided through the public health sector with focus on quality. हमारे ऑब्जेक्टिव जो इस पॉलिसी के मेनली ये है कि हम हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करें, कंसर्टेड पॉलिसीज बनाए, एक्शन ऐसे करें हर एक सेक्टर में, एक्सपेंड करें हम प्रिवेंटिव भी, प्रमोटिव भी, क्यूरेटिव भी, पैलेटिव भी और रिहेबिलिटेटिव। सिर्फ प्रिवेंटिव और प्रमोटिव नहीं, हमें क्योर भी करना है, प्रमोट भी करना है, पहले प्रिवेंट करना है, अगर हुआ तो पैलेटिव ट्रीटमेंट देना है, रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज देनी है लोगों को, हर एक सेक्टर में देने की कोशिश से क्या होगा, उससे फोकस ऑफ क्वालिटी जो होगी, हेल्थ की क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी, अब मेन प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड इथिक्स, हर एक प्रोफेशन में, हर एक पॉलिसी में, हर एक कोई भी चीज़ जब फ्रेम होता है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ले डाउन होते हैं, जिनको हमें फॉलो कर, तो यहाँ पे पॉलिसी में मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इथिक्स होना चाहिए, तो हेल्थ पॉलिसी कमिटेड इटसेल्फ टू द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, integrity and ethics to be maintained in entire system of healthcare delivery in the country। तो हेल्थ पॉलिसी जब बनती है उसकी कमिटमेंट होती है कि वो मेंटेन करेंगे, हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए उसमें,
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, मीन्स की प्रोफेशनल सिक्योरिटी होनी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल्स आपस में इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। एथिक्स मेंटेन करनी चाहिए ताकि हाँ जो हो जिस कोड ऑफ एथिक्स को हम फॉलो करें, ऐसे ही नहीं जो हमारे दिल में है सो किया। हर एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हमारी कंट्री में ऐसा होना चाहिए। सपोर्टेड बाय क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और एक अच्छा क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट, जिसमें हर कोई पॉलिसी ओपन हो, हर कोई समझ सके, हिडन कुछ भी ना हो। तो रेगुलेटरी अच्छा रेस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इक्विटी, इक्विटी होनी चाहिए, मीनिंग रिड्यूसिंग इनइक्विटी वुड मीन एफर्मेटिव एक्शन टू रीच द पुअरेस्ट। जब हम इक्वल सर्विसेज रखेंगे, वो हम एक गरीब से गरीब तबके के लोगों में भी वो हेल्थ सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। इट वुड मीन मिनिमाइजिंग डिस्पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, पुअरिटी, कास्ट, disability, other forms of social exclusion and geographical barriers। जब हम इक्विटी रखेंगे, मीन हम क्या कम कर रहे हैं, डिस्पैरिटी, हम कलर, जेंडर, मेल फीमेल में, पुअर्टी पे, कास्ट पे, ये सब चीजें एक्सक्लूड कर देते हैं। इट वुड इम्प्लाई ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द पुअर हु सफर द लार्जेस्ट बर्डन ऑफ डिजीज। इससे क्या होगा, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होगी, पुअर की जो गरीब होते हैं बेचारे, ज्यादा हेल्थ पे वो स्पेंड नहीं कर पाते। तो जब उनको इक्वल हेल्थ मिलेगा, पुअर और रिच को सेम इक्वल हेल्थ मिलेगा, तो उससे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होगी। पुअर जो सफरर होता है, बर्डन ऑफ डिजीज में ज्यादा होता है, क्योंकि उसको आउट ऑफ पॉकेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। तो इसलिए जब हम अच्छी पॉलिसीज में फ्री ऑफ कॉस्ट और गुड क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे, तो पुअर के लिए भी बर्डन ऑफ डिजीज कम हो जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, जी अफोर्डेबिलिटी मीन्स जैसे कोई बोलता है मुझे वो चीज़ पसंद है लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मीन्स कि एज कॉस्ट ऑफ मतलब केयर, जी इंक्रीज इन कॉस्ट। सो एज कॉस्ट ऑफ केयर इंक्रीजेज, अफोर्डेबिलिटी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इक्विटी रिक्वायर्स एम्प्रेसिस। अगर कॉस्ट ऑफ केयर इंक्रीज हो गया, केयर जो मिल रहा है हमें, हमें केयर मिल रहा है बहुत अच्छे, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम अफोर्डेबिलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इक्विटी हो जाता है। उसके लिए हमें फिर एम्फेसिस रेज करनी चाहिए। कैटास्ट्रॉफिक हाउस होल्ड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर defined as health expenditure exceeding 10% of its total monthly consumption expenditure or 40% of the monthly non-food consumption expenditure are unacceptable। मीन्स कैट्स में स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा वाइगरसली इंक्रीज अगर हो जाएगा हाउस होल्ड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स, किसी के नॉर्मल एक्सपेंडिचर से 10% इंक्रीज, या इसके टोटल मंथली कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से अगर वो 40% ज़्यादा हो जाएगा, जो नॉन फूड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो वो फूड पे नहीं कर रहा है, वो हेल्थ केयर पे कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब बजट का जो 50% है वो हेल्थ केयर पे जाएगा, 50% बजट में वो फूड वगैरह बाकी जो घर की चीजें वो कैसे मैनेज कर। सो इट शुड बी अफोर्डेबल, हेल्थ केयर ऐसा होना चाहिए जो विद इन आवर बजट हो, हर किसी के बजट में हो। यूनिवर्सैलिटी मीन्स प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और ऑन ग्राउंड्स ऑफ करंट हेल्थ स्टेटस। मीन्स हम यूनिवर्सैलिटी रखते हैं, कोई सोशल कोई इकोनॉमिक ग्राउंड का करंट हेल्थ स्टेटस में नहीं रखेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि हम कैटर कर सकते हैं एंटायर पॉपुलेशन को, हम पॉपुलेशन के हर एक स्पेशल ग्रुप को भी कैटर कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर रहेगा, स्पेशल ग्रुप्स में भी इंक्लूडिंग स्पेशल ग्रुप्स आते हैं, ओल्ड एज, प्रेग्नेंट लेडीज, एडोल्सेंट गर्ल्स, एनी मदर्स, ये स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, वल्नरेबल जो होते हैं उनको स्पेशल ग्रुप्स बोलते हैं। Patient centered and quality of care. So, next principle of when we are framing a policy is patient centered and quality of care. So, patient centered means gender sensitive, effective, safe, and convenient healthcare services to be provided with dignity and confidentiality. हमें gender sensitive, effective, safe और convenient healthcare services provide करनी चाहिए. There is need to follow and disseminate standards and guidelines for all levels of facilities and a system to ensure that the quality of healthcare is not compromised। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने की, ऐसे गाइडलाइंस बनाने की, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की, जिससे हमें लगे कि हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज ना हो। हम बना रहे गाइडलाइंस, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, लेकिन जो हेल्थ केयर है उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और गुड स्टैंडर्ड्स भी होना
चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जैसे कोई बोलता है ही इज नॉट, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दिस, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम अक्सर पूछते हैं फिर कौन रिस्पॉन्सिबल? सो फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी, transparency in decision making and elimination of corruption in healthcare systems both in public and private। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल मीन मनी रिलेटेड, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी मीन कैसा काम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ केयर क्या, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, करप्शन नहीं होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, में पता होना चाहिए कि सर्जरी के लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितना ले रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या है, पेशेंट को ज़्यादा बर्डन तो नहीं पड़ रहा, हमें स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाने ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। Inclusive partnerships, a multi-stakeholder approach with partnership and participation of all non-health ministries and communities। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पार्टनरशिप्स करें। पार्टनरशिप से क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक वो होता है, पावर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स बजट्स नहीं होते कि वो हर कोई चीज़ अवेलेबल, तो ऐसे में अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई सेटअप बनाए, जिससे उस पार्टनरशिप वाले को भी फायदा मिले और गवर्नमेंट को भी ये फायदा मिले कि पब्लिक को बेटर हेल्थ केयर मिले, तो ऐसे यूजुअली हमें नॉन हेल्थ मिनिस्ट्रीज और कम्युनिटीज इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो जो अपना ज़्यादा फायदा ना देखे। दिस अप्रोच वुड इंक्लूड पार्टनरशिप विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नॉट टू प्रॉफिट एजेंसी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज वेल। जैसे मैंने आपको बोला, किसी के साथ पार्टनरशिप करना है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो एजेंसी हो कोई, जिससे हमें बेटर हेल्थ केयर मिल सके। प्लूरलिज्म, patients who choose and when appropriate would have access to eye care providers based on documented and validated local home and community based practice। मीन्स हमें लोगों पे थोपना नहीं है अपनी मर्जी, मतलब एलोपैथी के पीछे जाओ वो करो इंग्लिश में नहीं। अगर वो चाहते हैं कि वो कोई अल्टरनेटिव कोई चीज चूज करे, तो उससे हमें हेल्प करनी चाहिए। हमें आयुष भी, आयुष हर कोई चीज, आयुष जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, सारी चीज़ें हमें अवेलेबल रखनी चाहिए कम्युनिटी लेवल पे। फिर एक पेशेंट की अपनी मर्जी है कि वो क्या चूज करता है। These systems, among other things, would also have government support in research and supervision to develop and enrich their contribution to meeting the national health goals and objectives through integrative practices। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं, इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए रिसर्च के लिए भी, सुपरविजन के, ताकि वो डेवलप करे और कंट्रीब्यूट करे मीटिंग नेशनल हेल्थ गोल्स को मीट करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव जो एक इंटीग्रेटिव प्रोसेस बनाए सो दैट दे कैन अचीव द गोल। Decentralization. Decentralization of decision making to a level as is consistent with practical considerations and institutional capacity. Community participation help planning process to be promoted side by side. Decentralization means कि decision making level में consistent रखना चाहिए हमें practical considerations, institutional capacity देख के। हमें ऐसे ही नहीं करना चाहिए पॉलिसीज बनाए लेकिन फिर practical level पे कोई एप्लीकेशन ही ना हो। हमें प्रैक्टिकल लेवल पे ग्राउंड, और हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जो भी हम हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस करते हैं, हमें जिस कम्युनिटी के लिए करें हमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, सो दैट वी विल गेट बेटर डिसीजन। Dynamism and adaptiveness means constantly improving dynamic organism healthcare based on new knowledge and evidence with learning from communities and from national and international knowledge partners is designed। हमें एक ही बार बना के स्टैटिक नहीं रहना है, हमें डायनामिज्म मीन्स की चेंजेस, अगर हमें कोई एविडेंस बेस्ड नया नॉलेज मिलता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नया कुछ पता चल रहा है या कुछ नया सीखते हैं किसी कम्युनिटी से, तो हमें वो अडेप्ट करना चाहिए, वो चेंजेस अडेप्ट करनी चाहिए, सो दैट हम नया कुछ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके नया डिजाइन कर सके। Now, the indicative, quantitative goals and objectives are outlined under three broad components। So अब अगर हम बोलेंगे इंडिकेटिव या क्वांटिटेटिव जो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमने तीन ब्रॉड हेडिंग्स के अंडर हमने इनको ये क्लासिफाई किया है कि ओवरऑल जो ये पॉलिसीज है, जो हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव करने, ये हमें तीन ब्रॉड हेडिंग्स हमने जो दी है उसके अंडर ये सब कुछ फिर आता है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ब्रॉड हेडिंग है
हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। पहले में हम देखते हैं कि हम जब पॉलिसी मेकिंग हेल्थ प्लान बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हेल्थ स्टेटस और प्रोग्राम इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी, उसमें क्या क्या आएगा। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, हेल्थ सिस्टम को हम किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत। मीन्स हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। हेल्थ स्टेटस लोगों का देखते हैं, उसमें डिफरेंट मेजर यूज करते हैं, प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखते हैं। हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस देखते हैं कि ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है, मीन्स आउटकम कैसा है। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करते हैं, मीन्स अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को और मजबूत बनाते हैं। गोल्स टू बी अचीव्ड। अब इस नए जो ये पॉलिसीज 2017 की हेल्थ नेशनल ये जो हेल्थ पॉलिसीज की क्या गोल्स है, इसमें इनमें क्या गोल्स दिए गए जो हमें अचीव करने हैं तब तक जब तक नई पॉलिसी फ्रेम होती है। फर्स्ट इज increase life expectancy from 67.5 to 70 by 2025। मीन्स आज 2020 है, 2025 तक हमारा increase life expectancy from 67.5 to 70 by 20 मीन्स की एज लाइफ एक्सपेक्ट अगर कोई 67 ईयर्स तक जिंदा रहता है तो अब लोगों की एज 70 ईयर्स तक बढ़नी चाहिए। एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स इंडेक्स एज ए मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज बाई 2022। मीन्स की कोई इंसान किसी इंसान में कितने साल से डिसेबिलिटी, कितने साल हो गए उसको विद डिसेबिलिटी, उससे जितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी की ईयर्स होंगी उतना बर्डन ऑफ डिजीज ज़्यादा होगा। तो हमें 2022 तक ये पता चलना चाहिए कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कितने हैं। रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.18 नेशनल एंड सब नेशनल लेवल बाई 2025। reduce under 5 mortality rate 23 by 2025 mmr from current levels to 100 by 2020। so मीन्स कि 2025 तक अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट 23 होनी चाहिए, वो रिड्यूस होनी चाहिए। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट लेवल भी रिड्यूस होनी चाहिए। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट टू 28 by 2019। Reduce neonatal mortality rate to 16 and stillbirth rate to single digit by 2025। Achieve and maintain elimination stats of leprosy by 2018, Kala Azar by 2017 and lymphatic filariasis in endemic pockets by 2017। Achieve global target of 2020 which is also termed as target of 1990 for HIV AIDS। means global target of 2020 which is तो मीन इसकी 90% फॉर HIV एड्स के लिए 90% सक्सेस हमें मिलनी चाहिए। To achieve and maintain a cure rate of greater than 85% in new sputum positive patients for TB and reduce incidence of new cases to reach elimination status by 2025। मीन्स की TB के केसेस डिक्रीज करना 85 से भी नीचे। To reduce the prevalence of blindness to 0.25 per thousand by 2025। 1000 में से 0.25% को ही ब्लाइंडनेस होने से ज्यादा नहीं। To reduce premature mortality from cardiovascular diseases, cancer, diabetes और chronic respiratory disease by 25% by 2025। मीन्स कि हमें रिड्यूस करनी है प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी रेट जो होती है वो रिड्यूस होनी चाहिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। बाय 2025 ये जो बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज कम होना चाहिए। सो इसमें भी और भी है तो मैं इतना ही अपलोड कर सकती हूँ, फिर क्लास अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें मैं आपको इसके बगैर भी एक PDF फाइल भेजूंगी जिसमें पूरा ये है, उसको आप एक बार खुद पढ़ना, डिटेल्ड उसमें इंफॉर्मेशन दी है, उससे आप जो रेस्ट ऑफ नोट है वो बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।